हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम विशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीआरपीसी का सेक्शन वन। सेक्शन वन क्या बात करता है कि ये आपका 1974 में सेकंड एक्ट बना था, मतलब 1974 में ईयर में सेकंड एक्ट बना था। ये यहाँ पर नंबर का मतलब ये होता है। इनैक्टमेंट डेट आपकी इसकी 25 जनवरी है 1974। और प्रिलिमिनरी की बात करी जाए तो प्रिलिमिनरी आपका ये बात करता है कि सेक्शन वन क्या कहता है। सेक्शन वन कहता है कि इसका नाम एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया, ये पूरे इंटायर इंडिया पर लगता है एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर वाली बात 2019 में कट गई है। ये आपका इसके कुछ जो सेक्शंस है, चैप्टर्स हैं, चैप्टर 8 और 10 11, ये आपका नागालैंड और ट्राइबल एरियाज में नहीं लगते, ठीक है। बट वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट चाहे, इन यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट चाहे, वहां पर कुछ ट्राइबल एरियाज या नागालैंड में भी ये सेक्शंस लगा सकते हैं। अब चैप्टर 8 क्या बात करता है? चैप्टर 8 बात करता है आपका कीपिंग पीस सिक्योरिटी, ठीक है। यानी कि जैसे उसमें 107-51 के केसेस होते हैं, उनमें बात करता है। चैप्टर 10 बात करता है आपका पब्लिक ट्रांक्विलिटी, धारा 144 सुना होगा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट धारा 144 लगा देता है कहीं पर भी डिस्टर्बेंस हो रही हो, तो वो वाली चीज है यहाँ पर। और यहाँ पर 11 की बात करें तो 11 बात करते हैं प्रिवेंटिंग एक्शन ऑफ पुलिस। तो ये लग सकते हैं, पर अगर वहां की स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो। ट्राइबल एरियाज का मतलब बताया कि ट्राइबल एरियाज क्या है। इनैक्टमेंट डेट तो 25 जनवरी 1974 है, पर ये आपका इसकी वैसे वाली इन्फोर्समेंट डेट देखी जाए, यानी कि लागू कब से हुआ था, 1 अप्रैल 1974। अब पढ़ते हैं बेलेबल ऑफेंसेस। अब बात करें तो बेलेबल ऑफेंसेस क्या है। इसकी बात करें तो बेलेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस हैं जहां पर आपका फर्स्ट शेड्यूल में जो दे रखे हैं। अगर आप सीआरपीसी के पीछे देखेंगे तो वहां पर फर्स्ट शेड्यूल दे रखे हैं कि कौन कौन से बेलेबल ऑफेंसेस हैं या नहीं है। तो अब बात करते हैं, जैसे आपका मैं बताता हूँ, जैसे अगर आप 308 की बात करें, 308 बात करता है आपका अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमोसाइड आईपीसी का। तो अब ये बेलेबल है नॉन बेलेबल है, तो ये आप शेड्यूल में देखेंगे कि ये बेलेबल है नॉन बेलेबल है। आप अपने दिमाग से नहीं लगाएंगे कि ये हो सकता है नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तो सर फूटता है, ऐसी चीज है, 3 गड्ढे का एमएम आ जाता है, ऐसा दिमाग नहीं लगाएंगे आप। इसमें क्या है, वैसे ये ओरिजिनल आपका नॉन बेलेबल है, ठीक है। और आपका जैसे 323 की बात करें, वो बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है। तो ये कहाँ लिखा है, ये आपके सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल के पे लिखा हुआ है, तो आप उसे एक बार देख सकते हैं। उसी में आपका ये बेलेबल नॉन बेलेबल दोनों दे रखे हैं, और वो उसमें यहाँ पर वो भी चीजें दे रखी हैं कि कौन सा जज ट्रायल कर सकता है, कौन सा जज ट्रायल नहीं कर सकता। अब चार्जेस की बात करें, एक बार इसमें देख लेते हैं, विच इज मेड बेलेबल बाय अदर लॉ विद टाइम इन फोर्स। और यहाँ पर अदर एनी अदर लॉ भी बात करी गई है, यानी कि एनी अदर लॉ का मतलब है कि अगर किसी अदर लॉ में भी छूटे हुए हैं तो वो भी चीज आपका बेलेबल में मानी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपको उनकी भी बात करता है। चार्ज की बात कर रहा है, जैसे मान लीजिए अक्यूज एक ए अक्यूज है, उसके ऊपर चार्ज लगे 323, 308, 341, यानी कि उसने लाते घुसा मारी सर, सडन फाइट में सर पे 3 गड्ढे का एमएम आ गया। और 341 मतलब यानी कि रोक के मारा, पीटा और सर पे जख्म आ गए, तो ये सारे सेक्शन लगे। और 34 भी लगा देते हैं इन एडिशन, तो यानी कि ए भी था और पी भी थे, दोनों ने मिलकर एक आदमी को मारा पीटा। ये सारे जो सेक्शंस लगे उसके ऊपर, यही चार्जेस है। तो चार्जेस की अगर डेफिनेशन 2B में बात करी जाए तो क्या है, इंक्लूडिंग एनी हेड ऑफ चार्जेस। ये क्या है, ये सब चार्जेस है। विद द चार्ज कंटेन मोर देन वन हेड, अब देखिए ना, वन से ज्यादा है ना, एक से या ज्यादा, तो वही बात कह रहा है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या है? कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का मतलब यहाँ दे रखा है जो आपका फर्स्ट शेड्यूल पे दे दिया, जैसे 308 है आपका, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। देखिए कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में आपको कुछ बता दूं, पुलिस वाला जो अरेस्ट करता है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही कर सकता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में नहीं कर सकता। तो ये लिस्ट के हिसाब से देखना पड़ता है कि कौन से ऑफेंसेस कॉग्निजेबल है, कौन से ऑफेंसेस कॉग्निजेबल नहीं है। तो हमेशा याद रखिएगा, पुलिस वाला अरेस्ट सिर्फ कॉग्निजेबल केसेस में करेगा, नॉन कॉग्निजेबल केसेस में पुलिस वाला अरेस्ट नहीं करेगा। अभी आपको एग्जाम्पल से भी समझाएंगे। मीन्स अब डेफिनेशन पढ़ते हैं 2C की, क्या लिखा है, ये कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच पुलिस ऑफिसर में कर सकता है कि नहीं कर सकता है, इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल और अंडर एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन्फ्लुएंस अरेस्ट विदाउट वारंट। देखिए वारंट कौन इशू करता है, वारंट ऑलवेज इशूड बाय द कोर्ट, तो याद रखिएगा वारंट ऑलवेज इशूड बाय द कोर्ट। अगर मान लीजिए किसी अक्यूज ने नॉन बेलेबल ऑफेंस, सॉरी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करा है, ठीक है, तो उसको अरेस्ट नहीं कर सकता पुलिस वाला बिना कोर्ट की परमिशन के। पर अगर उसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करा है तो पुलिस वाला उसे अरेस्ट करेगा, ठीक है, बिना कोर्ट की परमिशन के। तो इसका मतलब आप ऐसे समझिए। अब एक और चीज इसमें कि एफआईआर हमेशा कॉग्निजेबल ऑफेंस की करी जाती है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की नहीं करी जाती। एफआईआर जो कॉग्निजेबल केस में आती है वो सेक्शन 154 में आती है, और इसकी 155(2) में आती है। ये देखिए, एफआईआर करी, ठीक है, एफआईआर आपकी कॉग्निजेबल केस की होगी। अब अगर इसमें पुलिस वाला बिना कोर्ट की परमिशन के, देखिए ना यहाँ पर कोर्ट की कहीं परमिशन नहीं ली, तो बिना कोर्ट की परमिशन के अरेस्ट कर लेगा। पर अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो उसमें पुलिस वाले को पावर नहीं है, पहले वो कोर्ट से परमिशन लेगा देन करेगा।
अब कंप्लेंट की बात करें, कंप्लेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसे ध्यान से देखिएगा। कंप्लेंट का मतलब क्या, मींस एनी एलिगेशन मेड ओरली इन राइटिंग टू द मजिस्ट्रेट, यानी कि कंप्लेंट, पहले बात एक ये जान लीजिए, एफआईआर कभी कंप्लेंट नहीं होती। क्या मतलब है, एज पर दी सीआरपीसी की एफआईआर कभी कंप्लेंट नहीं होती। कंप्लेंट का मतलब यहाँ ये दिखाया गया जो मजिस्ट्रेट के सामने करी गई है वो कंप्लेंट है, चाहे ओरली करी हो या राइटिंग में करो। जैसे आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, ये देखिए एफआईआर आई, ठीक है, ये तो भूल जाइए, ये अभी थोड़ा सा इसमें ये ऐसे गलत दे रखा है, एफआईआर आई, ठीक है, तो ये कंप्लेंट नहीं है, कंप्लेंट नहीं है। आपने अपनी चाहे रिटर्न में कंप्लेंट पुलिस वाले को दी हो तो वो कंप्लेंट नहीं है, क्योंकि कंप्लेंट तो हमेशा मैजिस्ट्रेट के सामने मानी जाती है। ये आपने दी, ठीक है, 156 दिन दी, या ये दिया, या 200 में कंप्लेंट दी, ठीक है, 200 में ये करा, तो जो मैजिस्ट्रेट के सामने जो मैजिस्ट्रेट के सामने ओरली या राइटिंगली आपने एलिगेशंस लगाए कि ए ने मेरे को मारा पीटा, मेरी प्रॉपर्टी छीन ली, मेरी प्रॉपर्टी तोड़ दी, मिसचीफ किए, जो भी सेक्शंस आपने आईपीसी के जितने भी सेक्शंस लगाए हैं, पर ये कब आपने पुलिस वाले के सामने नहीं, मैजिस्ट्रेट के सामने बोले, वही चीज आपका कंप्लेंट में आएगी, बाकी कोई चीज कंप्लेंट में नहीं आएगी। क्या लिखा है एक बार देखते हैं। कंप्लेंट मींस एनी एलिगेशंस, एलिगेशंस किसने, जो ए ने बी पे लगाए, ठीक है, ए विक्टिम है, बी अक्यूज्ड है, मेड ओरली और राइटिंग, या तो ओरली बोला या राइटिंग में लिया, किसके सामने बोला है, मैजिस्ट्रेट के सामने। यानी कंप्लेंट वर्ड जो टर्म यूज करी जाती है, जो कंप्लेंट टर्म यूज करी जाएगी वो ये यूज करी जाती है कि मैजिस्ट्रेट के सामने करी हुई कंप्लेंट, ना कि पुलिस के सामने करी हुई कंप्लेंट। विद अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस कोड द सम पर्सन वेदर नॉन और अननोन। अब देखिए कंप्लेंट जो है वो आपकी अननोन या नॉन के खिलाफ भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए ए था, ए को कोई मार के भाग गया, अब ए को नहीं पता कि मुझे किसने मारा, तो क्या वो अपने राइट का यूज नहीं करेगा, वो वहां के मैजिस्ट्रेट के सामने जाएगा, पहले तो एफआईआर करवाने की कोशिश करेगा, पुलिस वालों ने मना कर दिया तो मैजिस्ट्रेट 156(3) में मैजिस्ट्रेट के सामने जाएगा और मैजिस्ट्रेट को कहेगा कि मेरी एफआईआर लिख दो, ऑर्डर कर दो, कंप्लेंट कर दो, ये कर दो, ठीक है, और ऑर्डर करो पुलिस वालों को इन्वेस्टिगेट करे। तो यहाँ पर वो जज उससे पूछेगा बता, ये तो बता दे अक्यूज है कौन, वो कहेगा मुझे नहीं पता, तो जज उसके केस को उड़ा नहीं सकता इस बात पे। तो मतलब अननोन के खिलाफ भी कंप्लेंट करी जा सकती है और एफआईआर भी हमेशा अननोन के खिलाफ हो सकती है, पर एफआईआर आपकी कंप्लेंट नहीं होती, याद रखिएगा। और इसमें लिखा है कि कमिटेड हैज ऑफेंस बट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट मतलब चार्जशीट, चार्जशीट आपका कंप्लेंट में नहीं होती, ठीक है, कंप्लेंट में चार्जशीट नहीं आती। अब एक्सप्लेनेशन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अ रिपोर्ट मेड बाय पुलिस ऑफिसर, जो रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर बनाएगा यानी कि चार्जशीट बनाएगा। मान लो एक एफआईआर कटी, एफआईआर कटी, एफआईआर में पहले लग रहा था कॉग्निजेबल केस है, बट आफ्टर इन्वेस्टिगेशन पता चला चार्जशीट में लगा कि यार कोई कॉग्निजेबल केस बन ही नहीं रहा, यानी कोई नॉन कॉग्निजेबल केस बन रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या उसने तो दे दी, इन विच डिस्क्लोज द आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, यानी कि आफ्टर इन्वेस्टिगेशन पता चलता है कि कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो भी वो चीज आपकी कंप्लेंट में मानी जाएगी। जैसे एक बात समझिए, एफआईआर हुई, पहले जब पुलिस वाले को लगा कि कॉग्निजेबल केस है, उसने एफआईआर कर दी, बाद में उसे पता चला ही नहीं यार, ये तुम्हें तो चार्जशीट बनाई, उसने इन्वेस्टिगेशन करी केस की, पड़ताल करी, तो देखा यार इसमें तो नॉन कॉग्निजेबल केस बन रहा है। अब क्या होगा इसका, क्योंकि अभी एफआईआर ही नहीं रही, पर ये तो कोर्ट, क्योंकि चार्जशीट तो ये समा कर चुका जज के सामने, तो जज इसे कंप्लेंट मान लेगा, ठीक है, इसी को कंप्लेंट मान लेगा और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की तरह इसकी प्रोसीडिंग चलाएगा, ठीक है। तो इसमें ये बात लिखी है कि शैल बी डीम टू कंप्लेंट, यानी कि जो पुलिस के जो अगर मान लीजिए कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस था, ठीक है, पर बाद में पता चला कि उसमें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है और वो जज के सामने चली गई है रिपोर्ट, तो वो भी आपका कंप्लेंट में ही ट्रीटेड होगी। अब बात करते हैं इंक्वायरी की। अब देखिए इंक्वायरी, इंक्वायरी ऑलवेज कंडक्टेड बाय द मैजिस्ट्रेट और अ कोर्ट, यानी कि जो टर्म यूज करी गई है इंक्वायरी की, वो कौन कंडक्ट करवाएगा, मैजिस्ट्रेट या कोर्ट करवाएगा, ठीक है। तो एवरी इंक्वायरी अदर देन द ट्रायल, अब ये ट्रायल क्या है, इसे भी एक एग्जांपल से समझिए। जैसे ये देखिए, ये एफआईआर वेफआईआर सब कुछ हुई, ठीक है, जज को कुछ लग रहा है, कुछ पॉइंट्स पूछने हैं, कुछ नहीं है, तो इस स्टेज पे तो वो इंक्वायरी करवा देगा। इंक्वायरी वो किसी भी स्टेज पे करवा सकता है, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके, चाहे इसका प्रोसीडिंग हो, इसकी प्रोसीडिंग हो, इसकी प्रोसीडिंग, अब इनिशियो मतलब शुरू से लेके एंड तक, जजमेंट तक कभी भी करवा सकता है, ठीक है, जजमेंट देने से पहले पहले कभी भी करवा सकता है, बट या किसी भी स्टेज पे। पर ट्रायल क्या होता है, ट्रायल होता है जैसे यह देखिए आपका चार्जशीट आई, मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पर चार्जशीट आई, ठीक है, जब यहाँ चार्जशीट आ गई और अक्यूज के ऊपर केस बन रहा है, तो यहाँ एविडेंसेस होंगे, चाहे इसमें वारंट केस हो, सम्मन केस हो, कोई भी केस हो, एविडेंस केस, यहाँ पर हम कहेंगे ट्रायल, ठीक है। ट्रायल बिगिन व्हेन, जब कब होता है, जब आपका फ्रेमिंग आफ्टर द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, यानी कि अक्यूज के ऊपर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस हो गए। ये चार्जेस फ्रेम क्या होता है, ऐसे को लिखा होता है आई टेक कॉग्निजेंस, आई का मतलब यहाँ जज होता है, ठीक है, और कि मुझे लग रहा है कि आपके ऊपर केस बना है,
यू आर अक्यूज अंडर दिस सेक्शन, ऐसे ऐसे लिख के और उसके ROAC के नीचे नीचे साइन करवा देते हैं, ठीक है, ऐसे होता है। तो ट्रायल मीन्स जब आपका फ्रेमिंग आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज होते हैं तब ट्रायल बिगिन होता है। याद रखिएगा ट्रायल कब बिगिन होता है? आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, और सिविल केस में आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। और इंक्वायरी किसी भी स्टेज पे हो सकती है, ये मैंने आपको एडिशनल बताया कि एट एनी स्टेज। पर कौन कंडक्ट करवाएगा? आपका मैजिस्ट्रेट या कोर्ट, तो उसके लिए बोला गया। इन्वेस्टिगेशन आपकी बात करेंगे 2H में। 2H में क्या बोला गया कि इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है? कलेक्टिंग एविडेंस। कलेक्टिंग एविडेंस कौन कंडक्ट कराएगा? पुलिस ऑफिसर और बाय एनी पर्सन अदर देन द मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट कभी इन्वेस्टिगेशन नहीं करता। मैजिस्ट्रेट को अगर कुछ पूछना है तो वो इंक्वायरी करेगा, कभी भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। कलेक्शन ऑफ एविडेंस का काम आपका पुलिस ऑफिसर या कोई है, जैसे एनसीबी हो गई या कोई सीबीआई हो गई या आपका कोई भी स्पेशल ब्रांच हो गई, इनकी बात करी गई है, ठीक है। पर कभी भी मैजिस्ट्रेट नहीं करता इन्वेस्टिगेशन। हु इज अथॉराइज्ड बाय मैजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ? या तो मैजिस्ट्रेट ने जिसको कहा है कि आप इन्वेस्टिगेशन करो उसके बिहाफ पे, ठीक है, वो भी कर सकता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।